नमस्कार नितिन जी, नमस्कार दोस्तों। स्कूल के बच्चे भी मैं देख रहा हूँ। स्कूल के बच्चे मुझे लगता है कि एम्बेसडर होते हैं अनऑफिशियल ऐसी बातों के जो हम पेरेंट्स को सिखाना चाहते हैं, समाज को सिखाना चाहते हैं, लोगों को सिखाना चाहते हैं। आज हम यहाँ सड़क सुरक्षा अभियान के तहत मंत्री जी से बातें करेंगे। इन्होंने जो कमाल का काम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया है वो तो हम सब लोग जानते हैं, उसका लोहा मानते हैं। आज का सब्जेक्ट और आज का विषय जो है वो थोड़ा अलग है और इस का असर कितने लोगों पर पड़ता है, कितने लोगों की ज़िंदगियों से जुड़ा है, उसके लिए मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट या थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं उनके रिश्तेदारों के या उनके दोस्तों के साथ उनके खुद की जीवनी में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने एक्सीडेंट को पर्सनली या दोस्त के ज़रिए या रिश्तेदारों के ज़रिए महसूस किया है या उनसे उनका असर हुआ है। हाथ खड़ा करिए। आप भी हाथ खड़ा कर सकते हैं नितिन जी, और मैं भी हाथ खड़ा कर सकता हूँ। मतलब ऑलमोस्ट 80% लोग ऑडियंस में जो बैठे हैं वो एक्सीडेंट से, या जिसका नया नाम जो मुझे अच्छा लगा कि क्रैश उसको कहें, हम सब ग्रस्त हैं। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में मैं 9 साल का था जब एक्सीडेंट हुआ था। मैं बारामुल्ला से श्रीनगर अपने पिताजी के साथ आ रहा था बस में। ठंड थी और एक जानवर को बचाने के लिए ड्राइवर ने ऐसे मारा और टर्न हो गई बस, और वो खाई में सिर्फ इतनी सी जगह थी, वरना वो 200 फीट नीचे चली जाती। वो खाई में उतनी जगह पे रुक गई और मेरे को यहाँ चोट लगी थी। पर हुआ ये था कि जब मैं बाहर आया बस से, सब लोग करा रहे थे, कुछ लोगों की डेथ हो गई थी और मैं अपने पिताजी को ढूंढने लगा और पिताजी नज़र नहीं आ रहे थे। 15, 20, 25 मिनट हो गए और फिर मैंने देखा कि एक गाड़ी से, मतलब कार से पिताजी वापस आए और उतरे और उन्होंने मुझे गले लगाया। तो मैंने उनसे पूछा कि किधर गए थे आप तो मेरे साथ बस में थे। तो हुआ ये था कि उनको इतना शॉक लगा था एक्सीडेंट के बाद कि किसी ने उनको जगह दी थी बैठने की, और वो निकल, फिर उनको याद आया कि मेरा बेटा मेरे साथ था। नितिन जी, मैंने उनसे 1 साल बात नहीं की थी। मुझे इस बात का इतना ज़्यादा तकलीफ हुई थी। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक्सीडेंट वर्ड से हमारी दिनचर्या बन गई है। जैसे हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलते हैं, उसकी आदत है। ये वर्ड हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। इसका कारण एक आधी चीज जब पहली बार होती है जी, तो लोगों को उसके बारे में कुछ महसूस होता है, नहीं होना चाहिए लगता है। जब रोज होने लगती तो वो हैबिचुअल हो जाते हैं। थोड़ा सा दुर्भाग्यवश हमारे सामाजिक रचना में इसमें से जो गंभीरता थी, जो सीरियसनेस था, लोगों को वो निकल गया है। और यही उद्देश्य है कि उन लोगों को जगाने का कि नहीं, ये एक्सीडेंट हम टाल सकते थे, हम उनकी जान बचा सकते थे। हमें सीरियस बनना पड़ेगा, संवेदनशील बनना पड़ेगा और हमें निश्चित रूप से अपनी भी जान बचानी है और लोगों की भी जान बचानी है। तो ये हमारा एक प्रयास है। पर मैं आपको खुले रूप से स्वीकार करता हूँ कि समाज को बदलने की जितनी कोशिश हम कर रहे हैं उसमें जिस प्रमाण में हमको सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है, और केवल हमारे प्रयासों से नहीं मिलेगी। जब तक स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, अच्छे प्लेयर्स, सेलिब्रिटीज, आप जैसे लोग और अनेक लोग जब जा जाकर लोगों को समझाएंगे तो धीरे धीरे ये एक ह्यूमन नेचर, माइंड बिहेवियर जो होता है, ह्यूमन बिहेवियर, ये बदलेगा। और ये बदलना ही ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि 474 लोग, 474 people every single day
die in accidents every single day. 474 लोग. देश में सबसे ज़्यादा जो डेथ का जो कारण है वो 474 लोग हैं. और हमारे यहाँ भी क्या होने लगा है कि हमको संख्याओं के लिए भी हम ना बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हो गए हैं. 474 बस. अब लगता है कि जो डेथ की जो रेशो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी तो लोगों का ध्यान नहीं आएगा. है ना. देखिए, जितने कोविड में नहीं मरे जी, जितने लड़ाई में नहीं मरे, हाँ, जितने दंगों में नहीं मरे, उससे ज़्यादा लोग इतने बड़े प्रमाण में. और सबसे दुर्भाग्य ये है कि 18 से 34 वयोगट के 66% है. कोई आईआईटी इंजीनियर है, कोई मेडिकल का डॉक्टर है. और कुछ समय तो मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि कोई घर का अकेला लड़का जिसके माता पिता उसके भरोसे अपना भविष्य देख रहे हैं, वो चला जाता है, पूरा परिवार उसका अड़चन में आ जाता है. उनकी हालत देखे बिना नहीं रहती. यानी इसका दर्द, इसकी भयानकता बहुत तीव्र है. और मैं कभी कभी हमारे इंजीनियर्स को कहता हूँ कि आप छोटी सी गलती करते इतने लोग मरे, क्या आप संवेदनशील नहीं हैं? क्या आपके घर का कोई बेटा बेटी इसका जब तक नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा? आप छोटी सी गलतियाँ क्यों नहीं सुधार रहे? देखिए, एक रोड में एक गड्ढा पड़ रहा है, कोई आता है उसके ऊपर पत्थर रख देता है, पत्थर पे डैश मार के स्कूटर वाला गिर जाता है. कहीं ना कहीं हमको इस बारे में समाज को जगाना पड़ेगा. सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी ट्रेन करना पड़ेगा. और धीरे धीरे होगा ये. मैं इसमें निराश नहीं हूँ, पर और गति से शायद काम करने की आवश्यकता होगी, ऐसा ही मुझे लगता है. हाँ, क्योंकि मेरा हाल ही में बड़ा अच्छा एक दोस्त जो डायरेक्टर है, अश्विनी धीर उसका नाम है, उसका बेटा 18 साल का हुआ. ये 1 महीने पहले की बात है. और वो अपने दोस्तों के साथ, इकलौता बेटा, एक बड़ी बेटी थी उसकी, और वो अपने दोस्तों के साथ रात को 11 बजे ड्राइव पर निकला कि मैं 18 साल का हो गया हूँ, अब मैं जाना चाहता हूँ. और पीछे की सीट पे बैठा था, पीछे की सीट पे बैठा था. घर से थोड़ी दूर गया और जो आगे चलाने वाला उसका दोस्त था, उसने डिवाइडर पे चढ़ा दी. इतना इम्पैक्ट हुआ, ही डाइड. मुझे सुबह 5 बजे उसका फ़ोन आया कि मेरा 18 साल का बेटा चला गया और पीछे बैठा था, एंड उसकी पूरी जिंदगी मेरा चेंज हो गया. मुझे किसी चीज़ में एक अनूप जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी कि 30,000 मृत्यु इसलिए हो रहे हैं कि 2 व्हीलर पर दोनों ने हेलमेट पहनना चाहिए, मैंडेटरी है. अगर ये लड़का अगर हेलमेट पहना हुआ रहता तो शायद उसकी मृत्यु नहीं होती. ये तो गाड़ी में था. इसको अच्छा. पीछे भी अभी सीट लगा, अभी इसीलिए कहा जा रहा है कि सीट बेल्ट पीछे भी लगानी चाहिए. ये कानून बन गया. हाँ, हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मैंडेटरी किया है कि सामने तो आपके बेल्ट लगेगा ही, पीछे भी लगाना पड़ेगा, और नहीं बजाएगा तो वो बजते रहेगा हॉर्न वहाँ का. पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं. जी जी प्लीज. ये जो साइरस मिस्त्री है जी, ये पीछे में अगर उनका सीट बेल्ट लगा हुआ रहता तो उनकी मृत्यु नहीं होती. और इसलिए आप ये समझिए कि अपने गाड़ी में भी बैठेंगे तो आजकल क्या लोग मुझे भी बताते हैं, अभी मुझे बताते हुए शर्म आ रही, मैं राज्य में जो मुख्यमंत्री जिस गाड़ी में बैठते उसमें बैठता हूँ. मैं नाम नहीं बताता. आजकल वो अमेज़न पर एक कैसी क्लिप मिलती है, जी जी, हाँ, वो लगाते हैं. हाँ, तो मैंने सरकारी गाड़ियों में मुख्यमंत्री की गाड़ी से क्लिप निकाली. फिर मैंने उनको कहा कि अरे तुमने ये बेल्ट पहले से बांध के रखा, ऐसा नहीं है, तुमको फाइन होगा, ये ऐसा क्यों लगाया? तुम सबको आग्रह करके लगाओ. तो ये हाईएस्ट लेवल पर आज परिस्थिति है. ये क्लिप के ऊपर अभी हमने कार्रवाई की है और इसका गुना दर्ज किया, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं. इस प्रकार की क्लिप लगाना ठीक नहीं है. हर आदमी बेल्ट लगा है, पीछे बैठा हुआ, सामने बैठा हुआ ड्राइवर. अभी पुलिस में ये भी देखने की है, पुलिस में, सरकारी गाड़ियों में अगर हम लोग अगर निरीक्षण करेंगे उसमें भी अनेक लोग नहीं लगाते. हमारे डिफेंस सर्विसेज में, पुलिस में और हमारे मंत्रियों की गाड़ियों में सब लोगों ने जब आग्रह किया, अभी मैंने वो ड्राइवर को 3 बार डांटा. अभी तो 2-3 दिन पहले मैं
अलग अलग स्टेट में था। मैंने कहा ये तुम जेल में जाओगे, ये क्या कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब जिम्मेदारी जो है वो सबके साथ जुड़ी हुई है, मेरे से लेकर सब तक। हम लोग जिम्मेदारी से इस बात की चिंता करें और इसके लिए चिंता करेंगे तो जान बचेगी, अन्यथा ये छोटी सी मिस्टेक हमारे जीवन को, हमारे परिवार को बर्बाद कर देती है। इससे बोध लेकर हमने कॉशियस बनना चाहिए, यही मेरा अनुरोध है। और इसका जो सबसे, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप लोग अपने पेरेंट्स को करेक्ट करिए। अगर आप टू व्हीलर पे जा रहे हैं तो आप पूरी कोशिश करिए, आप बैठिए नहीं जब तक आपको आपके पिताजी या आपकी माताजी हेलमेट ना दे। और अगर गाड़ी में हैं, क्योंकि देखिए कानून तो बनते हैं, उन पर लागू कितने होते हैं बहुत मुश्किल है। हमारे देश में कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। आप तो क्लिप की बात कर रहे हैं। मेरा एक ड्राइवर, मैं कहीं पर ट्रैवल करने गया था राजस्थान में, और उसने क्या किया, वो ऑलरेडी पीछे से बेल्ट लगा दी। तो अब बेल्ट तो अंदर है, उस क्लिप के अंदर है, अब वो बैठे हैं आगे बिना इसको आगे किए हुए। तो हमारे यहाँ एक पुलिस ऑफिसर भी बैठे हैं। कितनी जुर्माना कितना होता है कि जो बेल्ट ना पहने उसको कितना जुर्माना होता है? बहुत कम जुर्माना होता है। हाँ जी, 1000 रुपीज। सर हमने पहले जुर्माना 100 रुपये वगैरह था, अभी ये जो जुर्माना बढ़ाया तो मेरे खिलाफ काफी बड़े प्रमाण पर। नहीं, जुर्माना ठीक है तो जुर्माना तो ठीक है। अभी प्रॉब्लम पैसे का नहीं है, आदत का है। आदत का। हाँ, कि मैं ये नहीं करूंगा। हाँ। अभी जैसे मैं अगर स्कूटर पर बैठूंगा तो हेलमेट के बिना नहीं बैठूंगा। मैं अगर कार में बैठूंगा तो बेल्ट लगाए बिना नहीं रहूंगा। अगर ये दूसरी जिम्मेदारी कि वो ड्राइवर थोड़ा सा समझो नहीं कर रहा, हाँ। तो पुलिस अधिकारी पहले चिंता करे भाई तुम मैं करो। अब जितनी गाड़ी मैं यूज कर रहा हूँ बुलेट प्रूफ, उसका ड्राइवर होम डिपार्टमेंट का पुलिस वाला है, गाड़ी मुख्यमंत्री की है, और उसके गाड़ी में ये पीछे से बेल्ट लगाना, ये क्लिप लगाना। हाँ। अगर वो कोई नहीं डांटेगा तो फिर ये कैसे होगा? और अफसोस की बात यह है नितिन जी कि हम अपने देश में कानून नहीं मानते, मगर सेम लोग जब विदेश जाते हैं बिल्कुल मानते हैं, तो लाइन में भी खड़े होते हैं, बेल्ट भी लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि करते नहीं है, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों करते हैं? इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ मुंबई में पहले बेस्ट के ऊपर ये हमारे आकर्षण का केंद्र था कि बस जब बस स्टॉप पर आती थी लोग लाइन में खड़े रहते थे। हाँ क्यों में ऐसे क्यों लगते थे बड़े बड़े, मैंने खुद देखे मेरे बचपन में जी। बाद में मुंबई में इतने लोग बाहर से और वो घुसने लगे, अब वो कंडक्टर ने लेना शुरू कर दिया तो लाइन खत्म हो गई। जी, मैं तो इसको भुगत चुका हूँ ट्रेन में, लोकल ट्रेन में। मैं जब बॉम्बे आया था पहली बार, जब मैं फिल्म में एक्टर में नहीं बना था, काम ढूंढ रहा था, तो मैंने अपने एक दोस्त से पूछा जो मुंबई में ही रहता है, सुहास खंड के। मैंने कहा सुहास कैसे चढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाना, खुद ही चढ़ जाएगा। और ये फैक्ट है। वो कैसे मैं चढ़ गया और कैसे उतर गया, वो अपने आप में कोई उसकी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। तो आई थिंक इस तरह के इवेंट को सिर्फ एक इंडिविजुअल इवेंट नहीं समझना चाहिए। जब तक एक इंडिविजुअल, मुझे ऐसा हमेशा लगता है नितिन जी कि जब तक इंडिविजुअल, एक इंसान अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है, तब तक समाज या कोई भी चीज बदल ही नहीं सकती है। तो पर इसमें पैदल चलने वाले का क्या बेचारे का कसूर है, जिसकी मृत्यु इन 472 लोगों में से, आई डोंट नो स्टैटिस्टिक्स क्या बोलते हैं कि कितने लोग वो हैं जो पैदल चल रहे होते हैं, उनकी डेथ होती है। सर कल की घटना बताता हूँ, नागपुर की। उसदकर करके हमारा कार्यकर्ता है, उसके पिताजी सुबह फिर घूमने के लिए निकल रहे थे, ऑटो रिक्शा ने आके धड़क मारी। वो फुटपाथ पर बाजू में थे। आजकल फुटपाथ पर साइकिल वाला घुस जाता है, फुटपाथ पर स्कूटर वाला घुस जाता है, फुटपाथ पर अतिक्रमण हो जाता है पूरा, जो हमने पैदल लोगों के लिए लगाया वहाँ अतिक्रमण हो जाता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कानून की रक्षा करने वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें मैं भी हूँ, हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनका काम है कि ये जो आम आदमी के जो अधिकार है उसकी रक्षा कौन करेगा? फुटपाथ क्लीन रहनी चाहिए लोगों को चलने के लिए। ये ठीक है तुम बेरोजगार हो, गरीब हो, इसका मतलब तुम कहीं भी खड़े रहो के धंधा करोगे तो फिर एक्सीडेंट होगा, लोग मरेंगे। इसके लिए कौन जिम्मेदारी? मैं आ रहा था एक रोड पर,
रोड पर 2 लेन के रोड में सिंगल लेन पे अतिक्रमण कर लिया और दूसरे रोड पर बर्तन मारना शुरू था। ये मेडिकल कॉलेज के पीछे से मैं आ रहा था। अब वहाँ वो मुझे डर लगा कि मेरे कैनवा के नीचे अगर वो बर्तन मारने वाले कोई चले जाए तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों का जिम्मेदार पूर्ण व्यवहार, एक बात, बच्चे हो या समाज के कुछ लोग हो, ऐसा जो लोग इस प्रकार से इंडिसिप्लिन दिखा रहे हैं उनको बोलने का काम करने वाला सजग नागरिक, ये दोनों लोग जब मिलकर हम लोग इसमें थोड़ा सा कहेंगे बोलेंगे तो परिस्थिति बदलती जाएगी। एजुकेशन सिस्टम में इसको कुछ डाल के, किसी कोर्स में डाल के ऐसा हो सकता है, सेंसिटिविटी बढ़ाई जा सकती है? ये बिल्कुल हो जा सकता है, क्योंकि एक ऐसा कहा गया जब हमने इसका अध्ययन किया कि माइंड, ह्यूमन बिहेवियर अगर बदलना है तो 14 साल के नीचे जब बच्चे रहते हैं तो वो समझने के और कुछ सुनने के मूड में होते हैं। तो हमारे पूरे कैंपेन का कंसंट्रेशन हमने जो किया है कि ये स्कूल के बच्चों पर किया है। अब आपको क्या बताऊं, मुझे भी कभी कभी अच्छा नहीं लगता। 10,000 बच्चे केवल इसलिए मर रहे हैं कि स्कूल कॉलेज की एंट्री और एग्जिट इसमें हमने सुधार नहीं किया, इसलिए 10,000 बच्चे मर रहे हैं। 30,000 लोग इसलिए मर रहे हैं कि वो हेलमेट नहीं पहन रहे। यानी ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए हजारों से लोग मर रहे हैं। तो अभी मैंने उस समय हमारे अभी मुंबई के कार्यक्रम में कहा कि मुख्याध्यापक और प्राचार्य और टीचर ये ध्यान में रखें कि हमारे स्कूल की एंट्री और एग्जिट पॉइंट कैसे एक्सीडेंट से मुक्त हो, इसलिए वहाँ के एमएलए, एमपी, मेयर उनके मैं पास समझा नहीं, एग्जिट एंट्री पॉइंट जैसे स्कूल है, हाँ जी, हमारे नेशनल हाईवे पे है जी। अब स्कूल में बच्चे एक तरफ गाड़ा रोड पर खड़े कर देते हैं, अंदर में पार्किंग नहीं है। फिर वो स्कूल पे एक समय भीड़ आती है, उनको रोड क्रॉस करना है तो वहीं से कूद जाते हैं। फिर ऐसे जगह फुट ओवर ब्रिज चाहिए। अगर वो फुट ओवर ब्रिज अगर स्लोप वाला होगा और लिफ्ट होगी तो बच्चे चले जाएंगे। तो कारपोरेशन को, डेवलपमेंट अथॉरिटी को, पीडब्ल्यूडी को, एनएचआई को बोलना चाहिए कि भाई ये करो। फिर दोनों गेट के डिज़ाइन अच्छे कर लेने चाहिए। आप इतनी अच्छी बिल्डिंग बना रहे हो, थोड़ा सा एंट्री और एग्जिट पॉइंट ठीक से बनाना चाहिए। अब मैंने राज्य सरकार को कहा कि आप हर स्कूल में जो एक्सीडेंट होते हैं उसके लिए 1,000-2,000 करोड़ का फंड रखो और वो एमएलए और एमपी भी अपना फंड खर्चा कर सकते, तुम भी दो, ताकि रोड वहाँ का ठीक डिज़ाइन हो जाएगा। तो ये नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने अभी आपको कहा अजनी चौक, मैं पालक मंत्री था नागपुर का, नागपुर में रिंग रोड नहीं था पुराने काल में। ये कांग्रेस नगर न्यू इंग्लिश में बच्चे आंदोलन करते थे, खूब बच्चे मर गए ट्रक के नीचे। अजनी चौक में 200 लोग मर गए। फिर हमने यहाँ के सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन से अध्ययन करवाया, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो बीच वाला रोड बंद किया, नई एंट्री की और रोड रीडिजाइन किया। अब आज 25 साल हुए, एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। मैं हमेशा मानता हूं कि अगर कोई इंसान कुछ करना चाहता है तो वो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकता। आपने बताया कि 25 साल में आपको एक बात बताता हूँ जी। मैं महाराष्ट्र का पीडब्ल्यू मिनिस्टर था। आप कभी पुणे से कोल्हापुर गए होंगे, वहाँ एक जयसिंहपुर करके शहर है। अब पुराने समय रोड बने, उसमें पॉलिटिकल इसकी जमीन लो, उसकी जमीन लो, तो रोड कर बन गया। एक जगह पर 250 लोग मर गए। वो बाद में मैं मंत्री बना तो एक अपघात निवारण कमेटी हुई, तब उसमें वो निकला। अभी वो एनएच का मैं मंत्री बना, मैंने वो हटाया और पूरा स्ट्रेट रोड बनाया। अब वो एक्सीडेंट नहीं हुआ। पर मुझे इस बात का दुख है कि मैं ये करने में जो देरी हुई उसमें 200-250 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसी बहुत सी घटनाएं। कल इंदौर में था मैं, पीतमपुर में, वहाँ का एक ब्लैक स्पॉट, वहाँ पुलिस कमिश्नर भी थे मेरे साथ, और दोनों ने कहा कि 500 लोग मरे और उसके बाद हमारे एनएचआई के अधिकारियों ने उसको सुधारा। तो मैंने उसको धन्यवाद दिया पर प्रश्न पूछा कि 500 लोग मरने तक तुम क्यों राह देख रहे थे, इतना देरी क्यों हुई। कहीं ना कहीं समाज का, समझदार लोगों का और अधिकारियों का भी व्यवहार ऐसा होना चाहिए। मैंने अधिकारियों को पावर्स भी दी है कि एक्सीडेंट होने के बाद क्यों हुआ ये समझो और तुरंत उसको रेक्टिफाई करो। तो हमारी भी गलती है बहुत है इसमें। अब एक बात हास्यास्पद है, मैंने कहा कि हमारे देश का हर व्यक्ति ये ओलंपिक स्टैंडर्ड का खिलाड़ी है, ऐसे समझो। ये रोड के बीच में रखा है ना, वो अपना छलांग मार के, कोई शर्म नहीं आती, उसमें कूद के लोग उधर कूदते हैं। अब मैंने बोला ऐसा बना दो कि वो चढ़ के भी छलांग नहीं मार सके, इतना डिफिकल्ट बनाओ तो बच जाएगा।
नहीं तो तुमको ये मालूम है और छलांग मारा फिर भी तुम छोटे छोटे क्यों बना रहे हो? तो हमें भी कुछ बदलना होगा, ये समझते हुए कि लोगों का बिहेवियर कैसा है। ऐसा बना देंगे कि जा ही नहीं पाएंगे। ऊपर से आप जो हैं जबरदस्त फ्रीवेज लॉन्ग वेज बनाते जा रहे हैं, उस पर जाते ही ड्राइवर के अंदर का शैतान जाग जाता है हैं? कि मैं, ये तो मक्खन जैसी सड़क है, अब मैं अपने ड्राइविंग स्किल्स ढूंढता हूं, तो उसको मजा ही नहीं आता है जो 60 की स्पीड में या 70 की स्पीड में, उसको कैसे रोक सकते हैं? बिकॉज हमारे यहाँ जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। कल इंदौर में नेट्रेक्स करके है जी, जो ऑटोमोबाइल में टेक्निकल इंस्टीट्यूट है भारत सरकार का, वहाँ मैं गाड़ी में बैठा टेस्ट करने के लिए। वो 310 किलोमीटर पे गाड़ी चली थी, 310 फरारी गाड़ी थी, मैं बैठा और वो पूरा घूम के मैं आया। देखिए रोड उस प्रकार के बन सकते हैं, लेन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। अब रोड अच्छे बनना जरूरी भी है, विदेशों में बने हैं, बहुत जरूरी है। पर रोड बनाते समय जब लेन डिसिप्लिन है कि ट्रक और बस ने कौन से लेन में जाना, ओवरटेक कैसे करना, ये करना होगा। उसमें अगर मिसबिहेव करेंगे, कहीं भी घुसा देंगे तो एक्सीडेंट होगा। तो कहीं ना कहीं हमें रोड अच्छे बनेंगे, थोड़ी स्पीड भी बढ़ाएंगे, समय कम होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, समय बचेगा, फ्यूल बचेगा, पर उसके साथ साथ हमको जिम्मेदारी पूर्ण इसका उपयोग करना चाहिए।